हेलो स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है बेटा मेडिको चैनल पे। आज हम पढ़ रहे बायोकेमिस्ट्री का प्लाज्मा प्रोटीन्स टॉपिक है ना। इसमें आपको क्या क्या आना चाहिए, मैं ऑन द पॉइंट बात कर रहा हूँ है ना, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। टू द पॉइंट बात करने पे आता है इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव। द लर्नर विल बी एबल टू, ये तो आपका आना चाहिए कि एनुमरेट द डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन एंड देयर फंक्शन हो गया, मेथड ऑफ एस्टिमेशन हो गया, और फ्रैक्शन ऑफ बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। और इसमें एस्टिमेट द टोटल प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। और कैलकुलेट द एजी रेशियो, ये आपको पूछा जाता है वाइवा के अंदर है ना। फिर लिस्ट द डिफरेंट प्रोटीन एंड देयर अल्टरनेशन इन डिजीज, ये सब भी पूछा जाता है। इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में आज बता रहा हूँ आपको है ना, बहुत जल्दी जल्दी बता दूंगा, आपका बहुत ही जल्दी रिवीजन हो जाएगा। और ये जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ, ये DM वासुदेवन है, उसका 9th एडिशन है ना, तो आप भी इसे देख लीजिएगा। चाहे कोई सी भी बुक फॉलो करो, लेकिन इससे अगर आप पढ़ोगे तो फिर आपको ये थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि सेम वीडियो देख रहे हो। तो इसमें इंट्रोडक्शन में दिया है कि ब्लड का वॉल्यूम होता है ये 4.25 लीटर होता है एडल्ट में, उसमें से 55 to 60% प्लाज्मा होता है। अब ये क्या होता है, जब प्लाज्मा ब्लड होता है उसमें एंटीकोगुलेंट को मिक्स किया जाता है और सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो जो सेल कंपोनेंट होते हैं वो तो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और जो सुपरनेटेंट होता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं। अब देखो ये सब हमें पता होती है। फिर इसके बाद में नीचे देखो, द हेमेटोक्रिट वैल्यू इज गिवन बाय द वॉल्यूम ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पैक्ड सेल वॉल्यूम, नॉर्मल बीइंग 40 to 45% है ना। और हमें पता है पैक्ड सेल वॉल्यूम में कौन कौन होता है, पैक्ड सेल कंटेंट में कौन कौन होता है, RBC WBC। अब इसके नीचे सीरम क्या होता है, डीफिब्रिनेटेड प्लाज्मा इज सीरम विच लैक कोगुलेशन फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। तो हमें याद रखना है कि सीरम क्या होता है, डीफिब्रिनेटेड प्लाज्मा इज कोल्ड सीरम। और उसमें क्या होता है, कोगुलेशन फैक्टर होते हैं ना, उनका लेक होता है। कौन कौन से, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का। ओके, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन इनका लेक होता है। फिर उसके बाद में देखो टोटल प्रोटीन कंटेंट, यहाँ से याद रखना है आपका, इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से, ये टॉपिक यहाँ से शुरू होता है कि टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ नॉर्मल प्लाज्मा इज 6 to 8 ग्राम 100 ml है ना। तो टोटल प्रोटीन कितना होता है, 6 से 8 ग्राम रहता है एक 100 ml ब्लड के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में 100 ml के अंदर है ना, प्लाज्मा के अंदर, हाँ प्लाज्मा के अंदर। फिर उसके बाद में हो जाएगा कि प्लाज्मा प्रोटीन कंटेंट एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन है ना, ये सब चीज़ें। अब आपको मेन तो ये तीन ही होती है, बाकी जो फोर्थ प्रोटीन बची है ना, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब बहुत कम क्वांटिटी में होती है। तो मेन तो यही होता है, तो आपको याद कर लेना है इसका। एक तो एल्ब्यूमिन कितना होता है, 3.25 ग्राम डेसी लीटर, 3.25 ग्राम डेसी लीटर कितना हो गया, 3.25 ग्राम पर डेसी लीटर। ओके, फिर उसके बाद में चले हम इसे एक बार साफ कर देते हैं, ठीक है। अब आगे चलें। फिर उसके बाद में ग्लोबुलिन याद रख लेना है आपको कितना होता है, और फाइब्रिनोजन याद रख लेना है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, क्या, एक मिनट, हाँ ये हो गया, ये आपका हाईलाइट कर देता हूँ इसे मैं, ये कि जो ये द एल्ब्यूमिन एंड द ग्लोबुलिन रेशियो कितना होता है, ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। 1.2 रेशियो 1 to 1.5 रेशियो 1 है ना, इतना होता है। तो आपको ये वाली चीज़ याद रख लेनी है ना, याद रखोगे ना इसे, क्योंकि ये आएगा। ये थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसे मैं, तो आप भी इसे याद रख लेना है ना, ठीक है, ये वाला। तो ये मैंने बता दिया, तो एक बार इसे वापस कर देता हूँ मैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। इसमें ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन, हाँ इसमें ये बता रहा है आगे वाला सेंटेंस कि सभी प्रोटीन होती है ना वो लिवर के द्वारा बनाई जाती है, ओनली इम्यूनोग्लोबिन को छोड़ के है ना। और फाइब्रिनोजन होता है ना, उसे प्रेसिपिटेट किया जाता है इसके साथ में, सोडियम सल्फेट के साथ में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, ये वाली आप याद रख सकते हो कि टोटल प्रोटीन है ना, कि टोटल प्रोटीन सीरम ऑफ प्लाज्मा, हाँ टोटल प्रोटीन इन सीरम और प्लाज्मा ऑफ प्रोटीन्स आर एस्टिमेटेड बाय द बायूरेट मेथड, मतलब बायूरेट मेथड के द्वारा सभी प्रोटीन को एस्टिमेट किया जा सकता है। लेकिन एल्ब्यूमिन होती है ना, उसके लिए ओनली ब्रोमोक्रिसोल होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद में आगे दिया हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो
इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ना, वहाँ पे जो अगर क्लिनिकल लेबोरेटरी होते हैं वहाँ पे सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं उसे, ये सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। और फिर उसके बाद में इसमें क्या किया जाता है, जो यहाँ पे जो टर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है ना, वो किसको बताता है, ये बताता है कि मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रो एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं उनका मोमेंट होता है, उसे ये इलेक्ट्रोफोरेसिस बताता है। अब इसमें दिया हुआ है कि जो नेगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगा और जो पॉजिटिव वाला है नेगेटिव पोल की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एल्ब्यूमिन हैविंग द मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज एंड लिस्ट मोलिकुलर वेट, एल्ब्यूमिन हैव द 1 मिनट है ना, नेगेटिव चार्ज एंड द लिस्ट मोलिकुलर वेट। तो ये क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, अगर ये इसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और मोलिकुलर वेट कम है तो ये ज़्यादा मूवमेंट करेगा। यूजुअली 5 फ्रैक्शन सेपरेटेड इलेक्ट्रोफोरेसिस आर क्वांटिफाइड बाय द स्कैनिंग एंड द मेजरमेंट। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आगे बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाले पेज पे जाओगे, आपको ग्राफ दिए हुए हैं भाई, कहीं ना कहीं इन ग्राफ को देखते आपको हो सकता है डर लगे कि यार थोड़ा अजीब है, क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, ईजी चीज़ है। यदि आप सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पे ये वाला ग्राफ देखोगे 23.1 है ना, तो इसमें देखना सीरम इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न्स दिया हुआ है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले वाला देखो, ये है ना नॉर्मल पैटर्न, ये नॉर्मल पैटर्न देख लो, एल्ब्यूमिन दिया हुआ है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा और ये गामा दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले केस में क्या होगा, आप इसे मैच करो, ये एल्ब्यूमिन है, यहाँ पे एल्ब्यूमिन है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा और ये गामा के बीच में क्या हो जाएगा, एक अलग से पैटर्न आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से एम बैंड बन रहा है, कैसे करके, ऐसे करके एम बैंड बन रहा है। तो ये एम बैंड बन रहा है तो ये किसका होगा, मल्टीपल माइलोमा। एम बैंड से याद रखना मल्टीपल माइलोमा, इसमें क्या होता है, बिटवीन बीटा एंड द गामा रीजन, ठीक है। ये एम बैंड बन रहा है, ये हमें दिख रहा है बिटवीन बीटा एंड द गामा रीजन, ठीक है। सेकंड वाला होगा फिर क्रोनिक इन्फेक्शन। अब आपको बताऊं मैं, इन्फेक्शन होने से क्या होता है, एंटीबॉडी बनती है। इन्फेक्शन होने से क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगी, और एंटीबॉडी बनेगी तो वहाँ पे क्या होगा कि गामा ग्लोबुलिन बढ़ जाएगा। तो देखो इसके अंदर आप देखोगे थर्ड वाले के अंदर यहाँ पे गामा ग्लोबुलिन बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एल्ब्यूमिन है, ये बीटा 1 अल्फा 2, लेकिन यहाँ पे गामा ग्लोबुलिन को डार्क कलर का दिया हुआ है, तो आपको इससे पता लग जाएगा कि इन्फेक्शन है। और फिर उसके बाद में चौथा देखोगे आप, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपो एल्ब्यूमिनिया प्रोमिनेंट होता है, हाइपो एल्ब्यूमिनिया होता है, एल्ब्यूमिनिया हाइपो होता है, मीन्स कम होता है एल्ब्यूमिन, है ना, और प्रोमिनेंट अल्फा 2 बैंड होता है। तो एक देखो फोर्थ वाला ये लाइट कलर में दे दिया, ये एल्ब्यूमिन क्या होगा, ये कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा 2 प्रोमिनेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो जाएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। सिरोसिस ऑफ द लिवर, अब सिरोसिस ऑफ द लिवर में क्या होता है, डिक्रीज्ड एल्ब्यूमिन बैंड, फिफ्थ वाला। अब एल्ब्यूमिन बैंड होगा ना, ये डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, ये लाइट कलर का दिख रहा है आपको, इसमें कोई भी नहीं है, सबके सब लाइट कलर में है। तो एल्ब्यूमिन क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो लीवर होता है वो जो प्लाज्मा प्रोटीन से, उनको मेनली प्लाज्मा प्रोटीन लीवर से बनती है, ओनली गामा ग्लोबुलिन को छोड़ के, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर ये यदि आपको सिरोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, लिवर में सिरोसिस होने से आपका एल्ब्यूमिन कम प्रोड्यूस होगा, इस वजह से ये वाला बैंड आ जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे कि प्लाज्मा फाइब्रिनोजन नॉर्मल कंडीशन विच में बी मिस्टेकन बाई पैराप्रोटीन्स। तो ये यहाँ पे एक बैंड, ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल की तरह दिख रहा है आपको, देखो सिमिलर है इसके और इसके, ये दोनों सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैराप्रोटीन बीच में आ जाएगा। तो आपको ये वाला ग्राफ, जो कि भाई कहीं ना कहीं अगर खुद से पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये ईजी है ना, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल पैटर्न एंड द इंटरप्रिटेशन है ना, तो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, कितना रेशियो होता है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन 5 बैंड होते हैं, उसमें एल्ब्यूमिन इतना होता है 55 to 65%, अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा और गामा, ये 5 बैंड हो जाएंगे। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एल्ब्यूमिन हैज़ द मैक्सिमम एंड गामा ग्लोबुलिन हैज़ द मिनिमम मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। वो हमें दिख भी रहा है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ से एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा दूर जा रहा है, गामा सबसे कम जा रहा है। सीधी सी बात है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एल्ब्यूमिन होता है इसका नेगेटिव चार्ज, मीन्स इसका चार्ज ज़्यादा होता है, मोलिकुलर वेट कम होता है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द
अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 होता है ना, ये मेड ऑफ द एंटीट्रिप्सिन से होता है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है जो आपको, तो ये वाला याद रख लेना, ठीक है, ये वाला याद रख लेना, और ये वाला थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी मेन ग्राफ, अब आपको मेन ग्राफ मैं बताता हूँ, है ना, उससे पहले आपको बताता हूँ एबनॉर्मल पैटर्न्स इन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। देखो भाई, बहुत सारी वेरियस एबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो उससे हम वेरियस एबनॉर्मलिटी का पता कर सकते हैं, किससे, जो ये ग्राफ होते हैं उनसे। क्रोनिक इन्फेक्शन, आपको पता है इन्फेक्शन है मीन्स एंटीबॉडी बननी है, मीन्स गामा ग्लोबुलिन बनना है, तो इसमें क्या होगा, गामा ग्लोबुलिन बढ़ जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, इंक्रीज इन स्मूथ एंड वाइड बेस्ड, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, इंक्रीज इन स्मूथ एंड वाइड बेस्ड। जब आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला ग्राफ देखना, इलेक्ट्रोफोरेटोग्राम से हम जब ग्राफ का कंपेयर करते हैं, ग्राफ का ये बनने के बाद कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखना, ये एल्ब्यूमिन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा और गामा, ये गामा होगा, ये इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के अंदर हल्का सा स्मूथली बढ़ा है और थोड़ा सा वाइड हुआ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी सब सेम है ना, बाकी सब सेम नहीं है, मतलब हल्का सा ये गामा ग्लोबुलिन बढ़ा है, एल्ब्यूमिन वैसा का वैसा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बढ़ गया इसके अंदर, और बीटा थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, और ये क्या होगा, ये थोड़ा सा ये हो गया वाइडली वाइड बेस्ड हो गया, ये वाइड बेस्ड हो गया, मतलब इसका ये थोड़ा ग्राफ बढ़ गया। फिर उसके बाद में आता है मल्टीपल माइलोमा। देखो मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, पैराप्रोटीनीमियाज होती है, ए सार्टन नेक्ड इज नॉट। अब इसमें क्या होता है, मल्टीपल माइलोमा ऐसा होता है भाई, ऐसा करके ऐसा, जो योयो हनी सिंह करता था ना, जैसे आपको पता होगा योयो हनी सिंह का वो वाला साइन है ना, दो अंगुली, जो एक तो अंगूठे के पास वाली अंगुली और एक जिसे हम चिटनी अंगुली बोलते हैं ना, बिल्कुल साइड वाली अंगुली, वो करके है ना, वैसा है ये मल्टीपल माइलोमा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, गामा एंटीबॉडी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में, हाँ ये फाइब्रिनोजन वाला इतना ध्यान मत रखना। प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी में भी क्या होगा, दो गामा ग्लोबुलिन होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, सीधी सी बात है। जहाँ पे भी डेफिशिएंसी, जो इम्यून सिस्टम की बात आएगी वहाँ पे ग्लोबुलिन की बात होगी। फिर उसके बाद में आ जाएगा नेफ्रोटिक। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, ऑल प्रोटीन एक्सेप्ट वेरी बिग मॉलिक्यूल्स लॉस्ट थ्रू यूरिन, सो अल्फा 2 फ्रैक्शन विल बी प्रोमिनेंट। तो इसमें नेफ्रोटिक में क्या होता है, अल्फा 2 होता है ना, वो प्रोमिनेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं है। सिरोसिस ऑफ द लीवर में भी आपको ध्यान रखना है कि एल्ब्यूमिन होगा ना, वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा एल्ब्यूमिन लेवल। फिर उसके बाद में आता है भाई एल्ब्यूमिन का। अब एल्ब्यूमिन, इसका क्या होता है, देखो एल्ब्यूमिन का नाम होता है ना, वह जो एग होता है उसके अंदर जो बॉयल एग होता है उसमें जो प्रेसिपिटेट होता है ना, उसके नाम के बेसिस पे दिया हुआ है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्ब्यूमिन को याद रखना है आपको। एल्ब्यूमिन का क्या याद रखोगे कि जो एल्ब्यूमिन होता है उसका ये एल्ब्यूमिन हेपेटोसाइट से बनता है। तो ये क्या करता है भैया, लिवर फंक्शन टेस्ट को काम करने में, मतलब पता करने में काम आता है ये, ठीक है। इसे थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ मैं, है ना। ओह भाई, थोड़ा बोलते बोलते मैं भी, जैसे ये मेरे स्टार्टिंग है तो भाई थोड़ा सा, अरे यार लाइट करना था, बाकी स्टार्टिंग है तो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ ही रही है यार। और फिर मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप वगैरह नहीं है। लैपटॉप होता तो आज सब कुछ सही होता, लैपटॉप टैब कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। एल्ब्यूमिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रिकर्सर, मतलब यहाँ पे भी कुछ इतना ध्यान नहीं रखना है आपको। तो देखो एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ मैं, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको वैसे करना है नहीं कि ये एग्ज़ाम के लिए देखना है अभी। तो फंक्शंस ऑफ द एल्ब्यूमिन, ये 4 फंक्शन है, बिल्कुल याद कर लो भाई। मेंटेनेंस ऑफ द कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रांसपोर्ट फंक्शन, बफरिंग एक्शन, न्यूट्रिशनल रोल। तो क्या होता है कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, भाई कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको याद रखना है कि जो टोटल ऑस्मोलिटी होती है वो कितनी होती है। क्यों, क्योंकि अभी हम एसिड बेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका एक काम आएगा, है ना। फिर उसके बाद में आगे जाओ। अब जो ये जो आपका ये होता है ओस्मोलिटी होती है, ओस्मोटिक प्रेशर होता है, वो मेनली सोल्ट के द्वारा होता है। जो कि सोल्ट होता है ना, वो क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर से एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में इजीली आ सकता है। लेकिन जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है ना, वो कौन प्रोवाइड करवाता है, इफेक्टिव ओस्मोटिक प्रेशर होता है ना, इफेक्टिव ओस्मोटिक प्रेशर वो प्रोटीन्स करवाती है। जो कि भैया क्या होता है 80% कॉन्ट्रीब्यूट बाय द एल्ब्यूमिन उसका 80% देती है हमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें ये याद रखना है कि इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर कौन दे रही है, एल्ब्यूमिन दे रही है। और ये कह रहा है कि द मेंटेनेंस ऑफ
ब्लड वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन द इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ब्लड वॉल्यूम का जो मेंटेनेंस होता है ना, वो किसके ऊपर होता है? द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड वॉल्यूम is depending on the osmotic pressure. Any fall of the albumin concentration drives to fluid out from the, मतलब क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन में यदि कम हो जाएगा तो फ्लूइड होता है ना, बाहर की ओर आ जाता है ना, और वो क्या होता है, वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं? ईडीमा। क्या बोलते हैं? ईडीमा। ईडीमा, येलो येलो येलो, ईडीमा को बहुत ही येलो कर दिया भाई मैंने ईडीमा को, इतना ध्यान नहीं रखना। नीचे भी वही चीज़ दी हुई है कि जब प्रोटीन का कंसंट्रेशन सीरम में कम हो जाएगा तो इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और जो वाटर होगा ना वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा टिश्यू में, और इसे बोलते हैं ईडीमा। तो याद रख लो कि एल्ब्यूमिन मतलब ईडीमा, एल्ब्यूमिन मतलब ईडीमा, एल्ब्यूमिन मतलब ईडीमा। तो बस ये याद रख लो। तो आपने पढ़ा, देखो एल्ब्यूमिन था, जो एग था उससे इसका नाम आया। एल्ब्यूमिन है ना, वो हिपेटोसाइट्स के द्वारा बनाया जाता है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट में इसका काम लेंगे। और एल्ब्यूमिन होता है ना, वो प्रिकर्सर होता है जो कि सिग्नल पेप्टाइड होते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके 4 फंक्शन है, जो कि इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ट्रांसपोर्ट में हो गया, बफरिंग में हो गया, न्यूट्रिशनल रोल हो गया। तो इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ ही लिया, उसमें आपको मैंने ओस्मोलेलिटी याद करवा दी, तो वो याद कर लिया आपने। मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड वॉल्यूम हो गया, इफेक्टिव ब्लड प्रेशर वाला याद हो ही गया आपको। नीचे चलो ट्रांसपोर्ट एक्शन। तो ट्रांसपोर्ट एक्शन में याद रखना है भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एल्ब्यूमिन होता है ना, वो कैरियर करता है हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस का। किसका? हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस का। सीधी सी बात है, जो हाइड्रोफिलिक होंगे वो तो ब्लड में वैसे के वैसे ही चले जाने हैं, लेकिन हमें करवाने हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। तो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस का वो होता है। अब इसमें कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जो लेके जाता है? बिलिरुबिन, ड्रग्स, है ना, बिलिरुबिन हो गया, ड्रग्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, मेटल्स हो गया, ये सब चीज़ें है ना। तो ये लेके जाता है ये। और एक और चीज़ हो गया बीच में कहीं ना कहीं दिया, ए बी, हाँ, नॉन एस्ट्रीफाइड फैटी एसिड। तो ये याद रखना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एल्ब्यूमिन होता है ना, वो ए और बी के लिए, मीन्स बिलिरुबिन और नॉन एस्ट्रीफाइड फैटी एसिड होता है ना, उसके लिए स्पेशली ट्रांसपोर्ट बाय द एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है, ये याद रख लेना है। देखो आगे चलते हैं। तो आगे चलने से क्या आएगा भाई? बफरिंग एक्शन, तो बस इसमें वही चीज़ दी है, वापस रिपीट की हुई है। न्यूट्रिशनल फंक्शन तो इसमें भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ ही नहीं है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एल्ब्यूमिन ये दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या रखना है आपको? वही चीज़, नॉर्मल वैल्यू इसका 3.5 से लेके 5 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है, ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद में ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह, हाँ ये थोड़ा सा याद रख लेना, एल्ब्यूमिन फैटी एसिड के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि क्या करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। और फिर उसके बाद में ड्रग इंट्रैक्शन हो गया। तो ड्रग इंट्रैक्शन में भी बताया हुआ है इसने कि कुछ ड्रग्स देते हैं, वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाती है। इतना नहीं है। प्रोटीन बाउंड कैल्शियम, हाँ, जब आप कैल्शियम वाला प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो कैल्शियम होता है वो फिर आयनाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है और नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है। तो वहाँ पे भी आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं। और ईडिमा, अब आपको पता ही है, तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ मैं ईडिमा, है ना। ईडिमा क्या होता है? हाइपो एल्ब्यूमिनिया। यदि एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा तो जो टिश्यू होगा ना, वहाँ पे ईडिमा हो जाएगा। अब वो हाइपो एल्ब्यूमिनिया लीडिंग टू ईडिमा इज सीन इन। ठीक है, अब वो कब कब हो सकता है? मेल न्यूट्रिशन में हो सकता है, सीधी सी बात है। यदि एल्ब्यूमिन कम दिया जा रहा है तो वहाँ पे हो जाएगा। नेफ्रोटिक में हो जाएगा, जहाँ पे एल्ब्यूमिन बाहर निकल रहा है वहाँ पे हो सकता है। फिर उसके बाद में सीरोसिस में हो सकता है, सीधी सी बात है भाई, पूरे कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। कहाँ कहाँ पे हो सकता है? देखो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, आपको मैं बताता हूँ। मेल न्यूट्रिशन में आपने खाया कम, मेल न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, आपका मेल न्यूट्रिशन हो गया, ये लो, ये हो गया, ये थिकनेस। तो मेल न्यूट्रिशन सबसे पहली चीज़ हो गई, मेल न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद में नेफ्रोटिक, फिर उसके बाद में सीरोसिस, और फिर उसके बाद में क्रोनिक कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। तो वहाँ पे क्या होता है कि क्रोनिक कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर ये पढ़ते हैं, ये समझते हैं कि जो द वेनस कंजेशन विल कोज द इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड डिक्रीज रिटर्न ऑफ द वाटर इनटू कैपिलरीज, सो पिटिंग एडिमा टू फिट मे रिजल्ट और फिट मे रिजल्ट। बस इज ये 4 चीज़ें हो गई। अब उसके बाद में पढ़ते हैं हम हाइपो एल्ब्यूमिनिया। हाइपो एल्ब्यूमिनिया में क्या होता है? व्हेन द ब्लड लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन लोअर द रेफरेंस वैल्यू। देखो एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, है ना,
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग कंडीशंस इज सीन, क्या क्या होगा, सिरोसिस ऑफ द लिवर में हो जाएगा, मिल न्यूट्रिशन में हो जाएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो जाएगा, हाइपोएल्बुमिनिया। अब वही चीज़ें ये सब, हाइपोएल्बुमिनिया का मतलब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या, इडीमा, क्योंकि ये हाइपोएल्बुमिनी में तो है। तो वही चीज़ें सिरोसिस ऑफ द लिवर हो जाएगा, आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा, और ये यहाँ पे पढ़ा था सिरोसिस ऑफ द लिवर हो जाएगा, और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा, मेल न्यूट्रिशन। ये तीनों पॉइंट ऐसे कैसे छाप दिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ स्पेसिफिक छापा है। एल्बुमिनी यूरिया, तो इसके अंदर क्या होता है, एल्बुमिनी यूरिया, इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो यूरिन होगा उसके अंदर एल्बुमिन हो जाएगा, तो उसे एल्बुमिन यूरिया कहते हैं। अब लार्ज क्वांटिटी चली जाती है तो यूरिन के साथ में चले जाएगा, उसे यदि एल्बुमिन की लार्ज क्वांटिटी होती है तो उसे नेफ्राइटिक सिंड्रोम कहते हैं, स्मॉल क्वांटिटी होती है तो उसे एक्यूट नेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है जहाँ पर मैं आपको बता सकूँ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट या बहुत इम्पोर्टेंट मान सकते हैं जिसे भाई, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, ये आपको आना चाहिए भैया। बात ऐसी है, आपको प्रैक्टिकल देने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल में अगर आपको ये नहीं आए ना तो प्रैक्टिकल हिलेगा ही नहीं आपसे, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर पूछते ही ये और एल्बुमिन वाला प्रैक्टिकल आ जाता है। भाई मैं वाइवा दे रहा था ना तब, मतलब मैं भी तो इतना पढ़ के नहीं गया था, तो मेरे को भी ये सब चीज़ें, मेरे तो भाई बेसिक चीज़ें उस टाइम मैंने कम में पढ़ी थी, है ना। तो उस टाइम इतना ध्यान नहीं था, स्टार्टिंग में आए थे तब, जैसे मैंने फर्स्ट एंड सेमेस्टर दिया, तो जैसे कि ये चीज़ें भाई एकदम, मैं तो ये बेसिक वाली चीज़ें तो पूरी पढ़ के गया था, क्योंकि जब आपको बहुत कुछ नहीं आ रहा होता है तो सर बेसिक पे चलते हैं, तो मैंने उस टाइम ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो हो गया, तो एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो आपको याद रख लेना है। इन हाइपोएल्बुमिनिया देयर विल बी कंपनसेटरी इंक्रीज ऑफ ग्लोबुलिन्स विच synthesized by the reticuloendothelium. Albumin globulin ratio is altered or even reversed, this again due to edema. ठीक है, तो यही चीज़ें, कुछ खास है नहीं। हाइपोप्रोटीनीमिया, तो हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा कि एल्बुमिन वो मेजर पोर्शन होता है, तो इसकी वजह से यदि कम हो जाएगा तो वो प्रोटीन कम हो जाएगी ब्लड के अंदर, इसे हाइपोप्रोटीनीमिया कहते हैं। हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया, अब क्या हो जाएगा, व्हेन द लेवल ऑफ द गामा ग्लोबिन इज ब्लड इज मोर, रेफरेंस द कंडीशन इज द हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया। देखो इसका मतलब क्या है, हाइपर गामा ग्लोबिनीमियाज मतलब क्या है, गामा ग्लोबिन बढ़ गया। अब वो कब होगा, गामा ग्लोबिन रेस्पेक्टिव देख रहे हैं हम तो, है ना। जब एल्बुमिन कम हो जाएगा, एल्बुमिन कम हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में एल्बुमिन कम हो जाएगा, एल्बुमिन कम होगा तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा कि कंपनसेट करने के लिए गामा ग्लोबिन ज़्यादा बढ़ेगा। क्रोनिक इन्फेक्शन, वो अब मैं 5वीं 6ठी बार बता रहा हूँ, फिर वापस वही बात, क्रोनिक इन्फेक्शन होने पे होगा, मल्टीपल माइलोमा में होगा। तो ये तो भाई कितनी बार पढ़ा रहा हूँ मैं वापस से, है ना, ये सब चीज़ें। फिर मल्टीपल माइलोमा के बारे में बता दिया अब उसने, जैसे कि मोनोक्लोनल प्रोडक्शन हो जाता है, ओरिजिन ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन्स, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, और आप पढ़ लेना अब ये, इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना। ठीक है, तो इतना था, इतना हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में बाकी की ये जो टॉपिक बचा है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन से नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे वीडियो फिर लॉन्ग हो जानी है। तो आपको मैं एक बार रिवीजन करवा दूँ। सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन्स था, प्लाज्मा प्रोटीन्स में क्या क्या पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्या क्या इंट्रोडक्शन है उसमें, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला, और इसमें ये गामा, ये रेशियो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में सभी प्रोटीन्स लीवर से बनती है, लेकिन जो ये होता है ना क्या, गामा ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मीन्स वो लीवर से नहीं बनता है। और बायूरेट मेथड होता है ना, सभी प्रोटीन्स के लिए होता है, लेकिन ब्रोमोक्रिसोल मेथड ओनली किसके लिए, ब्रोमोक्रिसोल एल्बुमिन के लिए। तो ABO, है ना। ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं, आप ABR कुछ भी ट्रिक बना के याद रख सकते हो कि एल्बुमिन के लिए ब्रोमोक्रिसोल मेथड होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस दे के लिया था, किस किस के बेसिस पे होता है, चार्ज अपॉन मीन्स एक 1 मिनट, अरे यार इरेज करना था। ठीक है, ये वाला पढ़ ही लिया था आपने। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में आपने ये वाला, एक बार मैंने ग्राफ समझाई दिए थे, तो एकदम अच्छे से समझाया भाई, ग्राफ तो एकदम बहुत अच्छे से। ये वाला ग्राफ बच गया, इसे भी मैं कभी समझा दूंगा, वो वीडियो लॉन्ग हो जाता है इस वजह से। अगर आपको चाहिए ये वाला ग्राफ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। फिर आपको नॉर्मल वैल्यू बता दी मैंने, ये वाले ग्राफ समझा दिए, मल्टीपल माइलोमा पढ़ा दिया, कितनी बार पढ़ा दिया, मेरे को याद हो गया भाई अब तो, इतना तो पहले याद नहीं था मुझे। फिर एल्बुमिन के बारे में बता दिया मैंने, इसके फंक्शंस बता दिए, इसका ये बता दिया, एक एक पॉइंट बता दिए मैंने।
अब क्या बताना है, ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ लेना है, ये ईडीमा ईडीमा भाई 5 बार, पूछो मत कितनी बार ईडीमा आ गया। सेम ही चीज़ को घुमा घुमा के बोल रहा है, यहाँ पे यही बात यहाँ पे बोल दी, यहाँ पे बोल दी। तो ये चीज़ें बाकी का मैं सेकंड जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर बात करता हूँ। और भाई स्टार्टअप है मेरा, तो बस इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करते हो या जो यूट्यूबर बोलते हैं ना वो सब चीज़ें कर देना। मैंने तो बस जो बनना था, मेरे पास कुछ या लैपटॉप वगैरह भी नहीं है, तो वो चीज़ें होती तो मैं आपके लिए बहुत ईजीली, पर साला है ही नहीं मेरे पास अभी तक तो, है ना। कुछ लैपटॉप वगैरह होता तो मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे पाता, पर मोबाइल से बना रहा हूँ वो भी। अभी तो मतलब नेट बंद करके, वरना हर किधर से नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो अच्छे से पढ़ो, और जो टॉपिक चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, इजीली हम उसे साथ में मिलके पढ़ लेंगे, ठीक है। और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा कि इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बनता है, ओके। तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को सजेस्ट करना। ओके, थैंक यू। और मस्ती से पढ़ते रहो, कॉलेज लाइफ है, चिल करो यार। और चिल तो नहीं कर सकते क्योंकि जब से अब नेक्स्ट आया तो चिल तो नहीं, लेकिन पढ़ते रहो। अब पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सब जानते हैं कि पढ़ते रहो साथ में, है ना, चीज़ों को साथ लेके। अब चिल वो पहले वाली बात नहीं रही है। तो बस ठीक है, ओके, थैंक यू।